नमस्कार दोस्तों, हिंदी संस्कृति पी कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वर्णमाला से संबंधित यदि आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय है स्वरों का वर्गीकरण। आज की वीडियो में हम स्वरों के वर्गीकरण से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। देखिए, जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। देवनागरी लिपि के अनुसार स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। देखिए, देवनागरी लिपि के अनुसार स्वरों की जो संख्या मानी गई है वो 11 मानी गई है और 11 स्वर इस प्रकार हैं। उच्चारण की दृष्टि से केवल 10 ही स्वर हैं जो इस प्रकार हैं। देखिए, स्वरों को 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है मात्रा उच्चारण के आधार पर, दूसरा है जीभ के प्रयोग के आधार पर, तीसरा है मुख द्वार के खुलने के आधार पर, चौथा है होंठों की स्थिति के आधार पर और पांचवा है हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर। तो ये 5 वर्गों में स्वरों को बांटा गया है। पहला है मात्रा उच्चारण के आधार पर। देखिए, मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। देखिए, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर इस प्रकार हैं। प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। प्लुत स्वर का प्रयोग किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में किया जाता है। देखिए, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है और जो प्लुत स्वर जो होते हैं इनका प्रयोग किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में किया जाता है। देखिए, राम शब्द है, ये प्लुत स्वर है। देखिए, इस शब्द का उच्चारण काफ़ी देर तक किया गया है। जब किसी शब्द का उच्चारण काफ़ी देर तक किया जाता है तो वो प्लुत स्वर कहलाता है। देखिए, रामायण में जो अधिकतर प्लुत स्वरों का प्रयोग किया गया है। दूसरा है जीभ के प्रयोग के आधार पर। देखिए, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं और इसकी संख्या 1 होती है। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। देखिए, 5 जो स्वर हैं ये पश्च स्वर हैं। फिर उसके बाद आता है मुख द्वार के खुलने के आधार पर। देखिए, मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। पहला है विवृत, दूसरा है अर्धविवृत, तीसरा है संवृत और चौथा है अर्ध संवृत। विवृत
जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उन्हें विवृत कहते हैं। देखिए, अगर हम आ का उच्चारण करेंगे तो हमारा मुख जो होता है वो पूरा खुलता है। अर्धविवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उन्हें अर्धविवृत कहते हैं। देखिए, यदि हम इन तीनों स्वरों का उच्चारण करेंगे तो हमारा जो मुख है वो आधा ही खुलेगा। संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें संवृत कहते हैं। देखिए, यदि हम इन चारों स्वरों का उच्चारण करेंगे तो लगभग हमारा जो मुख है वो बंद ही रहता है। इन स्वरों का उच्चारण करने पर हम अपना मुख ज़्यादा नहीं खोल पाते हैं। अर्ध संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उन्हें अर्ध संवृत कहते हैं। और देखिए, ये दोनों अर्ध संवृत हैं। उसके बाद आता है होंठों की स्थिति के आधार पर। देखिए, होंठों की स्थिति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। व्रतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ व्रतमुखी या गोलाकार होते हैं उन्हें व्रतमुखी कहते हैं। और देखिए, ये व्रतमुखी स्वर हैं। यदि हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो होंठ हैं वो गोलाकार हो जाते हैं। अव्रतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें अव्रतमुखी स्वर कहते हैं। देखिए, ये सभी अव्रतमुखी स्वर हैं। उसके बाद आते हैं हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर। हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, निर्नुनासिक या इन्हें मौखिक स्वर भी कहते हैं और दूसरा है अनुनासिक स्वर। निर्नुनासिक या मौखिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है उन्हें मौखिक स्वर या निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। ए, आ, ई आदि। अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। देखिए, अनुनासिक स्वर को पहचानने का एक ही तरीका है कि जिनके ऊपर चंद्र बिंदु होते हैं वो अनुनासिक स्वर होते हैं। दोस्तों, आप सभी को स्वरों के वर्गीकरण से संबंधित सभी बिंदु समझ में आ गए होंगे। अब इन बिंदुओं से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला, स्वर। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के अनुसार स्वर वर्णों की संख्या है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, 11। देखिए, देवनागरी लिपि के अनुसार स्वर वर्णों की संख्या होती है 11। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, 10। देखिए, उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या है 10। अगला प्रश्न है, मात्रा उच्चारण के आधार पर
स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा 3। मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है अर्थात एक मात्रा का समय लगता है वह कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला, वे कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है अर्थात एक मात्रा का समय लगता है वह कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। अगला प्रश्न है, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वे कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दीर्घ स्वर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर नहीं है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा। देखिए ये ह्रस्व स्वर नहीं है, बाकी ये तीनों ह्रस्व स्वर हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा। देखिए ये ह्रस्व स्वर है और आ, ए और ओ ये तीनों दीर्घ स्वर हैं। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। देखिए ये दीर्घ स्वर नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में किसका प्रयोग होता है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, प्लुत स्वर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्लुत स्वर है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है वे कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा। निम्नलिखित में से अग्र स्वर है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा। निम्नलिखित में से मध्य स्वर है। तो इस प्रश्न का विकल्प है सही विकल्प है तीसरा। निम्नलिखित में से पक्ष स्वर नहीं है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है वे कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला, विवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है वे विवृत कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है वे कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है वे संवृत कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है वे कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, अर्ध संवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है वे अर्ध संवृत कहलाते हैं। संवृत वर्ण है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा। निम्नलिखित में से विवृत वर्ण है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा। निम्नलिखित में से अर्ध संवृत वर्ण है। तो
इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला। जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृद्धमुखी या गोलाकार होते हैं वे कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, वे वृद्धमुखी कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृद्धमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं वे कहलाते हैं अवृद्धमुखी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा। वृद्धमुखी वर्ण है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला। अवृद्धमुखी वर्ण नहीं है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है वे कहलाते हैं निरनुनासिक। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है वे कहलाते हैं अनुनासिक। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला। अनुनासिक वर्ण नहीं है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा। दोस्तों, यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज पाने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।